हम लोग देख रहे थे इकोनॉमिक्स में, आज देखने वाले हैं पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी एवं बेरोजगारी चैप्टर। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे और गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाया जाता है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अगले स्क्रीन में हम क्या है। आइए अगर हम लोग के पास आ गया है स्क्रीन। तो ये है गरीबी और बेरोजगारी, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये दोनों जो गरीबी और बेरोजगारी होता है, किसी भी देश के विकास का एक सबसे बड़ा बाधक होता है ना। ये गरीबी और बेरोजगारी जो एक सामाजिक समस्या है ना, एक सोशल प्रॉब्लम है। और ये हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में जितने देश हैं सभी में गरीबी और बेरोजगारी ये पाया जाता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि गरीबी होगा ही, अगर अमीर होंगे तो गरीब होंगे, रोजगार वाले होंगे तो बेरोजगार होंगे। ये चलता रहता है ना। एक सिक्के के मतलब एक ही सिक्के का जो है दो पहलू है कि एक तरफ अगर अमीर है तो दूसरी तरफ गरीब रहेगा, एक तरफ रोजगारी है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी होगा। ये चलता रहता है, ये सभी जगह पूरे वर्ल्ड में ये सामाजिक समस्या है। कहीं पर कुछ ज्यादा है, कहीं कम है, लेकिन निश्चित रूप से है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां गरीब नहीं है, ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां बेरोजगार नहीं है। ठीक है, तो गरीब किसको हम कहते हैं, है ना। गरीब हम किसको कहेंगे कि वह कौन कौन व्यक्ति गरीब होगा। तो गरीबी का परिभाषा देखते हैं, वह व्यक्ति जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता है, उसे गरीब कहा जाता है ना। यहाँ पर ये देखना है कि मूलभूत आवश्यकता है क्या, मूलभूत आवश्यकता क्या है। क्या आज के समय में कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है ना, रोटी कपड़ा मकान उसको मिला हुआ है, तो वह गरीब नहीं है? नहीं। आज की ये मूलभूत आवश्यकता समय दर समय परिवर्तित होता रहता है। कुछ समय पहले, कुछ साल पहले लोगों की मूलभूत आवश्यकता अलग थी। हम कह सकते हैं आज से 10-20 साल पहले मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान होता था, लेकिन आज रोटी कपड़ा मकान के अतिरिक्त लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है या नहीं, है ना, पर्याप्त शिक्षा मिल रहा है या नहीं। ठीक है, ये भी मूलभूत बेसिक नीड्स है लोगों का। अगर ये नहीं मिल रहा है तो भोजन करने के बावजूद, कपड़ा पहनने के बावजूद, मकान होने के बावजूद भी वह गरीब है। ठीक है, तो मूलभूत आवश्यकता जो बेसिक नीड्स होता है वह समय के अनुसार चेंज होता है, देश के अनुसार चेंज होता है। हम कहते हैं कि इंडिया में मतलब अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका का जो गरीब होगा वह मतलब दूसरे टाइप का होगा। ठीक है, भारत का गरीब दूसरे टाइप का होगा। अफ्रीका में चले जाएंगे तो वहां के गरीब का टाइप अलग होगा। ठीक है, तो अलग अलग देशों में गरीबी का जो प्रकार होता है वह अलग अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां का जो बेसिक नीड्स है उसके अनुसार उसे गरीब कहा गया है। इंडिया का जो बेसिक नीड्स है उसके अनुसार इंडिया के कुछ व्यक्तियों को गरीब कहा जाता है। ठीक है, तो ये मूलभूत आवश्यकता जो है समय के अनुसार चेंज होते रहता है। गरीबी दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा देखते हैं। तो गरीबी जो है वह है, पहला है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसमें गरीब व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पाता है। कह सकते हैं कि व्यक्ति जन्म लिया गरीब परिवार में और जीवन भर गरीब रह गया, है ना। जीवन भर उसको बेसिक नीड्स उसको नहीं मिल पाया, उसको कहा जाए निरपेक्ष गरीबी। दूसरा है सापेक्ष गरीबी। आर्थिक परिवर्तन के कारण जब समाज में आय की असमानता बढ़ती है तो ऐसी गरीबी उत्पन्न होती है।
आर्थिक परिवर्तन हुआ, महंगाई बहुत ज्यादा हो गया, है ना। व्यक्ति कमा रहा है लेकिन आय के अनुसार वह अपना भरण पोषण, बेसिक नीड्स की पूर्ति वह नहीं कर पा रहा है, तो वह गरीब होगा। इसको कहा जाएगा सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी कि व्यक्ति जब अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, जीवन भर जन्म से लेकर मृत्यु तक वह गरीब ही रह गया, उसको निरपेक्ष गरीबी कहा जाएगा। सापेक्ष पहले ठीक ठाक था, पहले वह गरीबी की श्रेणी में नहीं था, लेकिन क्या हुआ, कितना ज्यादा महंगाई हो गया, है ना। अभी का हाल देखिए ना, अभी कोरोना के काल में, है ना, धीरे धीरे महंगाई बढ़ता जा रहा है, लोगों का रोजगार छूट रहा है ना, बेरोजगार हो रहे हैं, तो वो लोग गरीब हो जाएंगे, है ना। उनका आय होगा लेकिन आय के अनुसार जो है वह अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं होगा, तो उसको कहा जाएगा सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी एंड सापेक्ष गरीबी, ठीक है। अब आते हैं कि गरीबी का भारत में मूल्यांकन कौन करता है। भारत में गरीबी का मूल्यांकन कौन करता है ये देख लीजिए। तो गरीबी का मूल्यांकन कौन करता है, तो भारत सरकार की एक संस्था है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्था, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान। ये NSSO है जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। यह भारत में गरीबी और बेरोजगारी का मूल्यांकन करता है प्रत्येक साल, है ना। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत में गरीबी बेरोजगारी का मूल्यांकन कौन करता है, तो NSSO, स्थापना 1950। भारत में गरीबी और बेरोजगारी के मूल्यांकन के लिए, गरीबी के मूल्यांकन के लिए जो है वह एक, याद कीजिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में हमने चर्चा किया था कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा। 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है योजना आयोग के द्वारा एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। योजना आयोग के द्वारा एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। उस दल के 2 अर्थशास्त्री का नाम ध्यान में रखना है, डांडेकर रथ, है ना। इसको डांडेकर रथ फार्मूला भी कहा जाता है। तो ये विशेषज्ञ दल या डांडेकर रथ फार्मूला के अनुसार एक तय किया गया मानक कि कौन गरीब है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग मानक तय किया गया, शहरी क्षेत्र के लिए अलग मानक तय किया गया। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में उस समय जो मानक तय किया गया 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, उस समय भोजन को आधार बनाया गया। यह कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति प्रत्येक दिन 2400 कैलोरी भोजन नहीं करता है, 2400 कैलोरी भोजन नहीं करता है, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी भोजन नहीं करता है, वह गरीबी रेखा के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये पहली बार इंडिया में गरीबी रेखा को चिन्हित किया गया, गरीबी का मूल्यांकन किया गया। इंडिया में पहली बार योजना आयोग के द्वारा गठित विशेषज्ञ दल का नाम ध्यान में रखेंगे, डांडेकर रथ फार्मूला। इसके आधार पर गरीबी का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया, तो भोजन के आधार पर 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र के लिए ये मानक तय किया गया। धीरे धीरे समय बदला, समय के अनुसार मांग होने लगा कि डांडेकर रथ फार्मूला के आधार पर जो गरीबी का मूल्यांकन किया जाता है वह पुराना हो गया, है ना। समय के अनुसार उसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। तो अब जरूरत है नए स्तर से जो है गरीबी का मूल्यांकन करना। तब जो है भारत सरकार के द्वारा सुरेश तेंदुलकर कमेटी का गठन किया गया। सुरेश तेंदुलकर कमेटी का गठन बड़ा महत्वपूर्ण कमेटी है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी का गठन क्यों किया गया, तो गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए। ये कमेटी जो है यह भोजन को आधार ना बनाकर प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार बनाए। उपभोग व्यय मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वह प्रत्येक दिन
अपने ऊपर कितना खर्च करता है ना, यह उपभोग व्यय हुआ। इसके लिए भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग और शहरी क्षेत्र के लिए अलग उपभोग व्यय तय किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में कहा गया सुरेश तेंदुलकर कमेटी के अनुसार कि 27 रुपया प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में और 33 रुपया प्रतिदिन शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति खर्च नहीं कर पाता है वह गरीबी रेखा के नीचे है। ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपया और शहरी क्षेत्र के लिए 33 रुपया। ठीक है, इस कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार 21.9% लोग गरीब हैं। ठीक है, 21.9%। तेंदुलकर कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के द्वारा एक गरीबी रेखा के निर्धारण करने के लिए एक दूसरी कमेटी गठित की गई, रंगराजन कमेटी। सी रंगराजन जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके थे, उनकी अध्यक्षता में रंगराजन कमेटी का गठन किया गया और यह कमेटी तय किया कि 32 रुपये प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में और 47 रुपये प्रतिदिन शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति खर्च नहीं कर पाता है वह गरीब है। ठीक है, और इसके आधार पर देखेंगे यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है शहरी क्षेत्र में 47 रुपया, शहरी क्षेत्र में 47 रुपया, ठीक है, प्रतिदिन या 1407 रुपये महीना, 1407 रुपये महीना है ना, प्रतिदिन 47 रुपया और ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये प्रतिदिन या 972 रुपये प्रति माह जो व्यक्ति खर्च नहीं कर पाता है वह व्यक्ति गरीब है। और आज भी सी रंगराजन कमेटी का रिपोर्ट ही गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए लागू है। यही मानक है आज भी 1407 रुपया महीना, 972 रुपया महीना। हालांकि यह सरकारी रिपोर्ट है और देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यह बहुत ही कम है ना, ये बहुत ही कम है, क्योंकि ये 1407 रुपया महीना में क्या कोई एक व्यक्ति अपना गुजर बसर कर सकता है? 1407 रुपया या 47 रुपया, आप शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति रहता है, 47 रुपया में वह दिन भर है ना, एक दिन का वह भोजन कर सकता है? नहीं, है ना, पॉसिबल नहीं है। या ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपया, तो ये सरकारी आंकड़ा है ना, लेकिन इससे ज़्यादा की जरूरत है और इससे ज़्यादा व्यक्ति एक दिन में खर्च करता है। तो ये गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए वर्तमान में कौन सी कमेटी की सिफारिश लागू है? तो सी रंगराजन कमेटी का सिफारिश लागू है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये गरीबी रेखा हो गया। गरीबी रेखा जो है किस राज्य में क्या कितना है ये देख लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ, गरीबी रेखा किस राज्य में कितना है ये देखिए। इस कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार रंगराजन कमेटी जो रिपोर्ट दिया 47 रुपया और 33 रुपया, उसके अनुसार 29.5% लोग गरीबी रेखा के नीचे निवास करते हैं। इस संदर्भ में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद तीसरा है ना। तो यहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा गरीबी है, सबसे ज़्यादा गरीब राज्य छत्तीसगढ़ है। कि गरीबी का छत्तीसगढ़ में वहाँ नक्सल प्रभावित राज्य है, वहाँ नक्सल प्रभावित राज्य है, इसलिए वहाँ गरीबी ज़्यादा है।
प्रभावित राज्य होने के कारण जो है वह, हेलो, अभी क्लास में है, बाद में बात करेंगे। तो गरीबी जो है वह ज़्यादा है। ठीक है, इस संदर्भ में बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद तीसरा राज्य है, ये ध्यान में रखना है। तीसरा राज्य है, ये ध्यान में रखना है, तीसरा राज्य है। गरीबी दर बिहार में 3rd पोजीशन है इंडिया में, और छत्तीसगढ़ का स्थान पहला है। ठीक है, पहला है। सबसे कम गरीब राज्य कौन है? तो गोवा है। सबसे कम गरीब राज्य गोवा, सबसे अधिक गरीब राज्य छत्तीसगढ़। सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? सबसे मतलब गरीब राज्य तो छत्तीसगढ़ हो गया, है ना, लेकिन दूसरा है गरीबों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यूपी होगा, क्योंकि यूपी का जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर गरीबों का जो है जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन प्रतिशत में कहेंगे तो सबसे अधिक गरीब राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है, ये ध्यान में रखना है। थोड़ा सा शब्दों का हेरा फेरी है, लेकिन क्वेश्चन अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये गरीबी से संबंधित हो गया। अब आइए बेरोजगारी। बेरोजगारी हम लोग देख लेते हैं। समाज में जब कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी या इससे कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो, तो लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता हो, तो ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है। बेरोजगार किसको कहा जाएगा? कोई ऐसा व्यक्ति जो काम करने में सक्षम है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, काम करना चाहता है, लेकिन उसको कोई भी काम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है। बेरोजगारी की परिभाषा देते हुए अर्थशास्त्री चैपमैन तो बेरोजगारी का जो है वह परिभाषा अर्थशास्त्री चैपमैन दिए हैं। चैपमैन क्या कहते हैं? अर्थशास्त्री चैपमैन के शब्दों में बेरोजगारी 2 प्रकार का होता है, आत्मगत और वस्तुगत। आत्मगत का यहाँ मतलब क्या है कि खुद के कारण व्यक्ति बेरोजगार हो गया, है ना। जब व्यक्ति अपने मानसिक या शारीरिक कमी के कारण बेरोजगार हो गया, मान लो कोई व्यक्ति रोजगार कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, है ना, और उसका रोजगार छूट गया, या मानसिक स्थिति उसकी बिगड़ गई, उसका रोजगार छूट गया, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा आत्मगत बेरोजगारी। दूसरा वस्तुगत बेरोजगारी, वैसा व्यक्ति इसमें शामिल होगा जो बेरोजगार होगा, और बेरोजगार जब होगा तो उसके नियंत्रण में वह नहीं होगा, है ना। आर्थिक परिवर्तन के कारण जब व्यक्ति बेरोजगार हो गया, जैसे अभी कोरोना के काल में बहुत सारे व्यक्तियों का रोजगार छूट गया, तो क्या व्यक्ति चाह कर भी अपने रोजगार को बचा पाया? नहीं, बहुत सारे व्यक्ति बेरोजगार हो गए। तो ऐसी बेरोजगारी को कहा जाएगा वस्तुगत बेरोजगारी। आत्मगत बेरोजगारी मतलब कि व्यक्ति कि अपने खुद के कारण उसमें कोई दोष उत्पन्न हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मानसिक स्थिति बिगड़ गई, है ना, तो उसके कारण जो है वह बेरोजगार हो गया, तो उसको आत्मगत बेरोजगारी। जब व्यक्ति के हाथ में नहीं है ना, उसके कंट्रोल में नहीं है और वह बेरोजगार हो गया, तो उसको कहा जाएगा वस्तुगत बेरोजगारी। आत्मगत बेरोजगारी, वस्तुगत बेरोजगारी। कौन दिया इसका परिभाषा? इसका परिभाषा कौन दिया है? तो इसका परिभाषा अर्थशास्त्री चैपमैन दिए। ठीक है, बेरोजगारी का विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में बेरोजगारी का जो स्वरूप होता है वह अलग अलग टाइप का होता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बेरोजगारी देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर हम कुछ बेरोजगारी के बारे में चर्चा किए हैं, देख लेते हैं। संरचनात्मक बेरोजगार, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहा जाता है? आर्थिक एवं तकनीकी परिवर्तन के कारण जब व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है तो वह उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। आर्थिक परिवर्तन हुआ, है ना, आर्थिक परिवर्तन हुआ, आर्थिक परिवर्तन के कारण व्यक्ति जो है नए
नए परिवर्तन में स्वयं को ढाल नहीं पाया। मान ले जाए कि पहले ऑफिस में मैनुअली काम होता था, रजिस्टर पर लिखा पढ़ी होता था। आज सभी जगह कंप्यूटर लग गया है और व्यक्ति कंप्यूटर चलाना नहीं जान रहा है, नए समय के अनुसार स्वयं को चेंज नहीं कर पाया और वह बेरोजगार हो गया। तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? संरचनात्मक बेरोजगारी। भारत में अधिकांशतः इसी टाइप का बेरोजगारी देखा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का कौन सा स्वरूप है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी ज़्यादा पाया जाता है। दूसरा है अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। अदृश्य प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब क्या है कि ऐसी बेरोजगारी दिखाई नहीं देती है लेकिन यह हमेशा मौजूद रहता है ना। इसमें यह उद्योगों में खासकर काम कर रहा है। इसका उदाहरण के रूप में हम समझाना चाहेंगे। मान लें कोई एक वस्तु के निर्माण में 10 श्रमिक मिलकर किसी एक वस्तु का निर्माण करते हैं। कल क्या हुआ कि 10 में से 5 ही श्रमिक आए, 5 नहीं आए और 5 श्रमिक उस वस्तु का निर्माण उतना ही समय में कर दिए जितने समय में 10 श्रमिक करते थे। ठीक है, तो जो उद्योग का जो मालिक होगा उसको तो तुरंत वह जान जाएगा कि 5 श्रमिक का कोई ज़रूरत ही नहीं है, 5 श्रमिक को हम बेवजह वेतन दे रहे हैं, तो वह क्या करेगा? 5 श्रमिक को हटा देगा, नौकरी से हटा देगा। तो उसको कहा जाएगा अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है। तीसरा है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी का मतलब पूरी तरह से बेरोजगार व्यक्ति है। शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति डिग्री हासिल कर लिया और लेकिन उसको नौकरी नहीं मिला, है ना। भारत में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी बहुत ही ज़्यादा है। इसका मूल कारण क्या है कि हमारे देश में जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, खासकर बिहार में, यूपी में जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं होता है। हम लोग बीए, एमए कर गए, पीएचडी कर गए, एमफिल कर गए, है ना, सब कुछ कर गए, लेकिन बैठे बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो पीएचडी तक किए हुए लेकिन वह बेरोजगार है। कारण क्या है कि वह जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं किया। एक दूसरा व्यक्ति है जो मैट्रिक पास किया और कोई टेक्निकल एजुकेशन सीख लिया और वह रोज़गार प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन की कमी होने के कारण जो है वह व्यक्ति बेरोजगार रह जाता है ना। खासकर बिहार, यूपी ऐसे राज्यों में खुली बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, अभी देख रहे हैं पूरा हंगामा हो रहा है ना, यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में, सब में ये छाया हुआ है कि सरकार, भारत सरकार जो है या न्यूज़ चैनल वाले जो है केवल सुशांत रिया का दिखा रहे हैं, बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है ना। तो ये है खुली बेरोजगारी। अब है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी खासकर ये कृषि सेक्टर में पाया जाता है। ये कि किसान जो है, भारत में किसान जो है वह मौसम पर आधारित है ना। मौसम अच्छा हुआ तो किसान खेती करते हुए पाए गए, अगर मौसम ख़राब है तो किसान बेकार बैठे रहते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में रबी और खरीफ फसल होता है। रबी और खरीफ फसल के बीच में बहुत सारे किसान कोई फसल की बुआई नहीं करते हैं और वह बेकार बैठे रहते हैं, है ना। तो इसमें जो है मौसमी बेरोजगारी कृषि सेक्टर में पाया जाता है। इसमें बेरोजगारी यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि जितना % बेरोजगारी है इंडिया में उसका 60% मान के चलिए, 60% बेरोजगारी जो है, 60% बेरोजगारी ग्रामीण सेक्टर में पाया जाता है। 40% बेरोजगारी जो है वह शहरी क्षेत्र में है। इसका मूल कारण क्या है कि रूरल एरिया में व्यक्ति के पास एकमात्र विकल्प है खेती करना और कोई दूसरा विकल्प नहीं है ना। और खेती क्या है तो पिछड़ा हुआ है, मौसम पर आधारित खेती कर रहा है, कृषि कर रहा है। तो ये बेरोजगारी यहाँ ज़्यादा दिखाता है। शिक्षित में ये शहरी क्षेत्र में व्यक्ति के पास कई विकल्प है, बहुत तरह का रोजगार का साधन है। खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटी में चले जाइए तो वहाँ कम लोग बेरोजगार दिखाई देंगे। कारण क्या है कि वहाँ रोजगार का कई साधन है, कई विकल्प है।
एक नौकरी छूटा दूसरा पकड़ लिया। तो शहरी क्षेत्र में बेरोजगारियों की संख्या कम है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारियों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसका एक और डाटा देखेंगे। डाटा क्या देखेंगे, तो अभी कोरोना के काल में आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, है ना, ये छाया हुआ है कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है ना। अरे भाई, सरकार ही सब कैसे कर लेगी, थोड़ा सा खुद से भी करना चाहिए, है ना। हम लोगों का क्या ये है, खासकर हम बिहारी और यूपी के लोगों का एक मनोवृत्ति पाया जाता है कि हम लोग सरकारी नौकरी की ओर ज़्यादा भागते हैं, है ना। पढ़ लिख गए, अब नौकरी का वैकेंसी निकलेगा तो हम लोग फॉर्म भरेंगे, इस आशा में बैठे रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि साल में 1 बार 2 बार एग्ज़ाम देता है, बैठा रहता है ना, एक मतलब आशा के साथ कि सरकार वैकेंसी निकालेगी तब फॉर्म भरेंगे। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र सब में बेरोजगारियों की संख्या कम है। इसका मूल कारण क्या है कि वहाँ लोग सरकारी नौकरी ना करके अपना व्यवसाय या जो है प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो अभी कोरोना के काल में क्या है कि बेरोजगारियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कितना बढ़ गया देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा मेंशन किए हैं, इसको देखते हुए हम लोग लास्ट करेंगे इस एपिसोड को। राष्ट्रीय स्तर पर 27.11% बेरोजगारी बढ़ गया है। ठीक है, ये आंकड़ा है जून 2020 का। जून 2020 का सर्वाधिक बेरोजगारी जो है ये पुदुचेरी में दर्ज किया गया। सर्वाधिक बेरोजगारी पुदुचेरी में बहुत ज़्यादा 75.8% बेरोजगारी है पुदुचेरी में। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है ना, तीसरे पर झारखंड है, बिहार भी पीछे नहीं है, बिहार चौथा पोजीशन है बेरोजगारी में, है ना। मेघालय में सबसे कम बेरोजगारियों की संख्या सबसे कम मेघालय में है ना। सबसे ज़्यादा पुदुचेरी, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे पर झारखंड, चौथे पर अपना बिहार, हमारा बिहार है बेरोजगारियों की संख्या में। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी इस लॉकडाउन के काल में कई लोगों का रोज़गार छूट गया है और इसके कारण जो है बेरोजगारियों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। ये 27.11% है और ये आंकड़ा और बढ़ने की संभावना दिखाई दे रहा है इस कोरोना के काल में। ठीक है, तो ये गरीबी और बेरोजगारी का चैप्टर हम लोग देखे, है ना। गरीबी और बेरोजगारी का हम लोग चैप्टर देखे, पूरा डिटेल्स में देख लिए। अब अगले क्लास में हम लोग गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं, उसके बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगले क्लास में ये योजना से संबंधित हमारा क्लास होगा, है ना। योजना से संबंधित क्लास होगा।